प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम रिहर्सल एकांकी को लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश आदित्य। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी साहित्य के एक जाने माने व्यंग्य रचनाकार माने जाते हैं, जिनका जन्म 5 नवंबर 1936 में गुड़गांव में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि ली और गंभीर कविताओं से प्रारंभ करके हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में अवतरित होने वाले आदित्य जी आज कवि के रूप में हिंदी मंच को और निबंधकार के रूप में पाठक वर्ग को पूरी तरह से जकड़ लिया। हास्य एकांकी लेखन के क्षेत्र में आपने अपने जौहर दिखाया। 1960 में लाल किले का कवि सम्मेलन आपके जीवन का प्रथम कवि सम्मेलन था। आपकी हास्य व्यंग्य रचनाएं हिंदी की विशिष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। आपकी प्रमुख कृतियां हैं थर्ड डिवीजन, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, तोता एंड मैना, उल्लू का इंटरव्यू, मॉडर्न शादी, घट घट व्यापी, भ्रष्टाचार, गौरी बैठी छत पर आदि सम्मिलित है। आपकी मृत्यु 8 जून 2009 को भोपाल के नज़दीक एक कार दुर्घटना में हुई। प्रस्तुत एकांकी एक श्रेष्ठ हास्य व्यंग्य एकांकी है। काका हाथ रसिक डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल से संकलित की गई है। इस एकांकी में वैद्य परमानंद और प्रोफेसर पांडुरंग अनोखे ढंग से मरीजों का इलाज करते हैं। रमेश के बेहोशी के अभिनय ने एकांकी को न सिर्फ हास्य व्यंग्य से सराबोर किया है, बल्कि वैद्य और प्रोफेसर की सच्चाई को भी भली भांति क्या है उजागर किया है। तो यह एक हास्य व्यंग्य कथा है। पात्र कुछ इस तरह से एक बीमार स्त्री है, वैद्य परमानंद है, किसान है, अध्यापक है, प्रोफेसर पांडुरंग एक बालक और बालक के पिता माता आदि। एकांकी उसे कहते हैं नाटक का छोटा स्वरूप, जिसे कुछ ही दृश्यों और कुछ ही पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वैद्य परमानंद का कमरा। वैद्य जी एक कुर्सी पर बैठे हैं, आगे पुरानी सी एक मेज है, मेज पर कलम, दवात और कागज बेतरतीब बिखरे पड़े हैं, नहीं इधर उधर बिखरे पड़े हैं। एक लंबी शीशी रखी है, जिसके लेबल पर मोटे अक्षर में अमर भास्कर चूर्ण लिखा है। दाईं ओर एक बेंच है। वैद्य हम किसको कहते हैं? वैद्य यानी चिकित्सक कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं डॉक्टर, जो पहले वैद्य हुआ करते थे, जो जड़ी बूटियों से क्या है यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कह सकते हैं। दाईं ओर एक बेंच। परमानंद एक पुरानी मोटी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त है। आयु लगभग 50 वर्ष। आंखों पर चश्मा, लंबी दाढ़ी, झुर्रीदार मूछें और एक अधेड़ उम्र की मॉडर्न ढंग से सजी स्त्री आती है और आकर बेंच पर बैठ जाती है। स्त्री कहती है, मैं बीमार हूँ वैद्य जी। परमानंद कहते बीमार तो हो तभी तो यहाँ चली आई, नहीं तो क्यों आती? बीमारी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए यानी बताइए कि क्या हुआ है तुम्हें। स्त्री कहती है, मेरा दिल धड़कता है। पहले दिल के बाई ओर हाथ रखती है, फिर संभल कर बाई ओर रखते हुए। परमानंद, इस उम्र में लक्षण अच्छे नहीं है, हार्ट फेल हो सकता है। स्त्री कहती है, सदा घबराहट महसूस करती हो। परमानंद, यही तो मौत की निशानी है। और स्त्री और घबराकर, नींद बहुत कम आती है। परमानंद कहते हैं, किताब बंद कर मेज पर रखते हुए, आपका बचना मुश्किल है बहन जी, नब्ज दिखाइए। नब्ज का मतलब होता है नाड़ी, यानी जिससे रक्त का प्रभाव होता है। स्त्री कहती है आगे हाथ बढ़ाते हुए, मेरी रक्षा कीजिए वैद्य जी, मैं अभी मरना नहीं चाहती। परमानंद कहते हैं नब्ज पकड़ते हुए, मरना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मैंने अपने रोगियों को अक्सर मरते देखा है। आपको सपने भी आते हैं? जी कभी कभी। परमानंद का सपने में भूत भी दिखाई देते होंगे? स्त्री कहती घबरा कर सिर होता है, भूत तो कभी नहीं। परमानंद नब्ज छोड़कर, आज दिखाई देंगे, ध्यान से देखिएगा। स्त्री, आप मेरा कुछ इलाज कीजिए वैद्य जी। परमानंद, हृदय के भीतरी भाग पर चंदन का लेप कीजिए। स्त्री आश्चर्य से भीतरी भाग पर। परमानंद शीशी से स्त्री के हाथ पर चूर्ण उड़ेलते हुए, चूर्ण का मतलब है एक पाउडर, है ना, और यह अमर भास्कर ले जाइए। इसे इस तरह से खाइए कि पेट में न जाकर सीधा हृदय में जाए। स्त्री, कोई परहेज भी है वैद्य जी? परमानंद कहते हैं, परहेज ही तो असली इलाज है। आप 15 दिन तक खाना मत खाइए।
स्त्री कहती है 15 दिन। परमानंद हाँ 10 दिन तक पानी मत पीजिए। स्त्री कहती है वैद्य जी पानी। परमानंद मेरा मतलब ठंडा पानी मत पीजिए, उबाल कर पीजिए। एक किसान द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। स्त्री कहती है वैद्य जी फिर अब जाऊँ आपकी शरण में। परमानंद कहते कभी भी आइए। वैसे परमानंद के पास जो एक बार होकर जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता। स्त्री भयभीत मुद्रा में, भयभीत वाली डरी हुई मुद्रा में बनावटी हंसी हंसकर प्रस्थान करती है, यानी चली जाती है। प्रस्थान करना यानी चले जाना। किसान कहता है द्वार से ही हाथ जोड़कर परमानंद की ओर आते हुए राम राम वैद्य जी। परमानंद ध्यान पूर्वक किसान को देखते हुए राम राम। आओ भाई तुम तो बीमार दिखाई देते हो। किसान मेज पर बैठते वैद्य जी मैं नहीं, मेरी गाय बीमार है। 10 दिन से न चारा खाती है न दूध देती है। परमानंद तुम बीमार हो या तुम्हारी गाय, मेरे लिए एक ही बात है। लाओ नब्ज दिखाओ। किसान कहते हैं जी नब्ज मैं दिखाऊं? और कौन दिखाएगा? गाय तुम्हारी बीमार है या किसी और की? नब्ज देखते हुए यानी नाड़ी देखते हुए, नर्व्स देखते हुए, गाय की हालत तो बहुत चिंताजनक है भाई, उसे शीघ्र चारा खिलाओ, नहीं तो मरे बिना नहीं मानेगी। किसान कहते वैद्य जी यही तो रोग है उसे, वह चारा नहीं खाती। परमानंद अच्छा सोच कर उसे उसी का दूध निकाल कर पिलाओ। किसान कहता है वो दूध देती ही नहीं वैद्य जी। परमानंद तो पिलाओगे तो अवश्य देने लगेगी। शीशी उठाकर या अमर चूर्ण भासकर चूर्ण ले जाओ, गर्म पानी के साथ खा लेना। किसान जी मैं खाऊं या गाय को खिलाऊं? परमानंद कहते चूर्ण किसान के हाथ पर डालते हुए तुम भी खा लेना, गाय को भी खिला देना, दोनों को लाभ मिलेगा। तेजी से हाँफते हुए एक अध्यापक प्रवेश, उम्र 45, कुर्ता पैजामा, जवाहर कट, पाँव में साधारण चप्पल, कई दिन से सेव नहीं हुई दाढ़ी मूछ। अध्यापक वैद्य जी शीघ्र चलिए, मेरा लड़का बेहोश हो गया है। किसान कहता है राम राम करके प्रस्थान करता है। परमानंद आपका लड़का कितना बड़ा है उम्र में? अध्यापक कहते हैं जी काफ़ी बड़ा है। परमानंद आपसे तो छोटा ही होगा। अध्यापक जी मेरा तो लड़का ही है। परमानंद कहते हैं नहीं, कई बेटे अपने बाप से भी बड़े होते हैं। आप क्या काम करते हैं? अध्यापक कहते हैं जी काम तो कुछ नहीं करता, अध्यापक हूँ। परमानंद मैं भी तो पहले अध्यापक था, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जानवरों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं। अध्यापक कहते हैं वैद्य जी जल्दी चलिए, यह बातों का समय नहीं है मेरा लड़का। परमानंद उठते हुए चलिए चलिए, यह अमर भास्कर चूर्ण की शीशी उठा लीजिए। अध्यापक शीशी उठाता, दोनों का शीघ्रता से प्रस्थान हो जाए, दोनों चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य आता है। प्रोफेसर पांडुरंग का कमरा। पांडुरंग कुर्सी पर बैठे हैं, मेज पे एक कोने पर 3 पुस्तकें ऊपर नीचे रखी है। ये दीवार पर नजर गड़ाए कुछ सोचने में व्यस्त है। व्यस्त होना यानी बिजी होना। व्यस्त का अर्थ होता है अपने आप में बिजी होना। उम्र 42 वर्ष, दाढ़ी फ्रेंच कट, मूछें साफ, आंखों पर मोटे फ्रेम का काला चश्मा, काला सूट और काली टाई पहने हुए हैं। वह स्त्री आकर सामने की कुर्सी पर बैठ जाती है। स्त्री मैं बीमार हूँ प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर कहते हैं आपको भ्रम हो गया, आप बीमार नहीं है। स्त्री कहती है मेरा हृदय धड़कता है। प्रोफेसर कह रहा है हृदय तो मेरा भी धड़कता है, दुनिया में हर आदमी का धड़कता है, इसमें नई बात क्या है? हृदय का गुण ही धड़कना है। सीध घबराहट बहुत रहती है। प्रोफेसर कहते हैं यह आपके दिल की कमजोरी है, बीमारी नहीं है। स्त्री कहती है कमजोरी कैसे दूर हो सकती है? हिम्मत से, अभी ठीक किए देता हूँ, आप सीधी होकर बैठे। स्त्री सतर्क होकर बैठती है। प्रोफेसर आंखें मूंद लीजिए। स्त्री आंखें मूंदती है। अब आप कहाँ हैं? स्त्री कहती है आपकी दुकान में। प्रोफेसर ना, आप बीहड़ जंगल में, मेरी दुकान में नहीं। बीहड़ का मतलब होता है घना, डेंस, है ना, विषम अरे या उबड़ खाबड़, जो भी कह सकते हैं आप। स्त्री कहती है लेकिन यह तो आपकी दुकान है। प्रोफेसर ना, महसूस कीजिए कि आप घने जंगल में हैं, है ना आप जंगल में? स्त्री सक पकाकर जी जी हूँ। प्रोफेसर कहते पहले धीमे, फिर धीरे धीरे तेज स्वर में, भयानक जंगल, पेड़ों का अंधेरा, हाथियों का चिंगाड़, शेरों की दहाड़ और फिर सन्नाटा। स्त्री कहती घबराकर जी प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर कहते हैं शेर आपको देखकर दहाड़ता हुआ छलांग लगाकर आपकी ओर बढ़ रहा है।
उसकी आंखें जल रही है, नाखून कटार की तरह, दांत बिजली की तरह सीख घबराहट और रुद्र के साथ जी जी जी। प्रोफेसर घबराइए मत, आंखें मत खोलिए, आप शेर से लड़िए, मैं आपको जिताऊंगा, लड़िए लड़िए लड़िए। आप लड़ रही है ना? स्त्री घबराई आवाज में, जी लड़ रही हूँ। प्रोफेसर हवा में घूसा चलाते हुए, अब इसे घूसे से मार दीजिए, उसके हाथ में मुंह में हाथ डालकर उसके दांत तोड़ दीजिए, जल्दी कीजिए। थोड़ी देर रुक कर, अभी मारा या नहीं? स्त्री फूले हाथ से जी मार दिया। आंखें खोलकर घबराई नजर से इधर उधर देखती है। द्वार पर किसान अभी आया है, उसे देखकर उचक पड़ती है। अरे वहाँ से वह उछलती है जैसे शेर दिखाई दे गया हो। प्रोफेसर कहते हैं, इसी तरह आप तूफान आए समुद्र में कूदिए, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़िए, चंबल की घाटी में डाकुओं का सामना कीजिए, आपका दिल लोहे की तरह मजबूत हो जाएगा। स्त्री कहती है, पांडुरंग जी, मुझे डर है कि कहीं यहाँ बैठे बैठे मेरा दिल धड़कना बंद न कर दे। मैं चलती हूँ, नमस्ते। और झटके के साथ उठकर तेजी से आती है। प्रोफेसर कहता है एक ही सांस में, रास्ते पर आंखें मूंद कर महसूस करते जाइए कि आप रानी लक्ष्मी आई की तरह लड़ाई के मैदान में तलवार चलाते हुए बढ़ रही है। किसान प्रवेश करते हुए, राम राम प्रोफेसर जी। प्रोफेसर, एक बात पहले ही ध्यान से सुन लो किसान। किसान पास आकर, क्या प्रोफेसर जी? प्रोफेसर कहते हैं, तुम्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं किसान। मैं तो आपकी दुआ से आज तक कभी बीमार हुआ ही नहीं। पिछले 10 दिनों से मेरी गाय बीमार है। प्रोफेसर, गाय बीमार है? तो तुम किस लिए आए हो? गाय का इलाज क्या तुम्हारी शक्ल देख कर करो? किसान कहता है, जी वो न चारा खाती है, दूध पीती है, दूध देती है। प्रोफेसर, गाय का चेहरा देखें बिना हम कुछ नहीं कह सकते। कल उसका चेहरा लेकर आना, फिर फेस रीडिंग करके बीमारी बताएंगे। किसान कहता है, प्रोफेसर जी, चेहरा कैसे लाया जा सकता है? गाय को ही ले आऊँगा। प्रोफेसर गुस्से से, गाय को ले आओगे? यह दुकान है या गौशाला? गाय का एक फ़ोटो खिंचवा कर ले आना। जाओ, मेरा समय नष्ट मत करो। 17-18 वर्ष की एक लड़की का प्रवेश। लड़की प्रोफेसर साथ, चलिए चलिए जल्दी चलिए, मेरा भाई बेहोश हो गया। प्रोफेसर, किस तरह? लड़की, 1 घंटे से न बोलता न हिलता डुलता है। प्रोफेसर कहते, कोई खास बीमारी नहीं है? लड़की कुछ कहती है, कुछ लोग कहते हैं, क्या है? सन्निपात हो गया है। सन्निपात यानी कुछ भी बोलता चालता नहीं है। प्रोफेसर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, सन्निपात उनको है जो ऐसा कहते हैं। लड़की कहती है, एक डॉक्टर ने डिप्थीरिया बताया है। डिप्थीरिया एक बीमारी खराब है। प्रोफेसर, ऐसे डॉक्टर को बुलाया ही क्यों आपने? लड़की कहती है, जल्दी चलिए प्रोफेसर जी, मेरा दिल कांप रहा है। प्रोफेसर कहते हैं, यह आपके दिल की कमजोरी है, डिप्थीरिया नहीं। लड़की कहती है, डिप्थीरिया मुझको नहीं, मेरे भाई को, आप जल्दी चलिए। प्रोफेसर बेत उठाकर चलते हुए, चलिए चलिए, घबराइए मत। लड़की, आपका बैग? प्रोफेसर, मेरे दिमाग में है। कहते हैं, दोनों प्रस्थान करते हैं, चले जाते हैं। अब तीसरा दृश्य है। अध्यापक का घर। 12 वर्षीय लड़का खाट पर अचेत पड़ा है। अचेत पड़ना यानी बेहोश पड़ना। अचेत का अर्थ होता है कि बेहोशी की हालत में है ना, जिसमें चेतन अवस्था नहीं होती है। सिरहाने की ओर वैद्य परमानंद बैठे हैं, पैताने की ओर लड़के का पिता। सिरहाने किसको कहते हैं? सिरहाने का मतलब होता है कि सिर के पास। कौन बैठा? वैद्य जी, डॉक्टर। और पैताने मतलब पैर के पास। कौन बैठा है? कि लड़के का पिता। लड़के की माँ वैद्य जी के पास चिंतित मुद्रा में बैठी है, यानी चिंताग्रस्त है। माँ कहती, वैद्य जी, मेरे लड़के को बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। परमानंद, निश्चित रहिए, जब तक मैं दवाई न दूँ यहाँ कोई नहीं मर सकता, है ना। माँ कहती है, वैद्य जी, किसी तरह से होश में लाइए, यह मेरा इकलौता पुत्र है। परमानंद, मैं भी अपने छोटे भाइयों के पैदा होने से पूर्व अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, लेकिन इतनी बुरी तरह कभी बेहोश नहीं हुआ। पिता कहता है, इसे क्या हो गया है वैद्य जी? परमानंद कहते हैं, ये बेहोश हो गया। माँ कहती है, ये ठीक हो जाएगा ना वैद्य जी? परमानंद, ठीक तो हो जाएगा, पर होश में नहीं आएगा। माँ सिसकी लेते हुए यानी रोते हुए। वैद्य जी, पिता कहते, ऐसा मत कहिए वैद्य जी, हम आपकी शरण में हैं। प्रोफेसर पांडुरंग तथा लड़की का प्रवेश होता है। लड़की कहती है, वैद्य जी भी बैठे हैं प्रोफेसर साहब। पिताजी,
मुझसे पहले वैद्य जी को बुला लाए। प्रोफेसर आगे बढ़कर वैद्य परमानंद की ओर देखते हुए, कौन? वैद्य परमानंद, यमराज का सका भाई। यमराज किसको कहते हैं? जब मृत्यु हो जाती है तो यमराज ही उसे लेने जाते, तो उसका सगा भाई है। परमानंद कहते हैं, और तुम्हारा चाचा प्रोफेसर पांडुरंग, तुम वात पित्त कफ की तरह एक साथ ही क्यों चले आ रहे हो? वात पित्त कफ क्या है? 3 तरह के दोष होते हैं हमारे शरीर के, है ना, जो कि हमारे शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं, है ना? वात पित्त और कफ, या आयुर्वेद में ये 3 लक्षणों से रोग का पता चलता है। प्रोफेसर कहते हैं, इसलिए कि तुम रोगी की नब्ज पकड़ के उसकी जान न ले लो। पांडुरंग दूसरी ओर सिरहाने बैठते हैं, सिर के पास। सिरहाने का मतलब होता है इसके सिर के पास बैठते हैं। पिता कहते हैं, इसकी 1.5 घंटे से यही हालत है प्रोफेसर जी। प्रोफेसर कहते हैं, मुझे इसका चेहरा देखने दीजिए। परमानंद, चेहरा देखकर इसकी तस्वीर बनाओगे? प्रोफेसर, चुप रहिए आप, मुझे सोचने दीजिए। परमानंद चुप रहेगा? वह जो बेहोश है, मैं चुप नहीं रह सकता, मुझे इसका इलाज करना है ना? पिता, जल्दी कीजिए वैद्य जी। माँ कहती है, वैद्य जी, इसे ऐसी जड़ी सुखाइए कि यह अभी खड़ा होकर बातें करना रहे। यानी वो आयुर्वेद डॉक्टर था, तो जड़ी यानी रूट्स, है ना, रूट्स, हाँ, सुखाइए यानी उसको स्मेल कराइए। परमानंद कहते हैं, घर में देसी घी है? माँ कहती है, गाय का है वैद्य जी। परमानंद कहते हैं, गाय का हो या बैल का, घी होना चाहिए। प्रोफेसर कहते हैं, घी का क्या कीजिएगा? परमानंद कहते हैं कि प्रोफेसर पांडुरंग की खोपड़ी पर मलूंगा, हाँ, जिससे उसका दिमाग ठीक काम करे। प्रोफेसर, देखिए, आपके लड़के को कोई बीमारी नहीं है, आप परमानंद जी की बातों में बताइए। परमानंद कहते हैं कि इनकी बातों में बताइए, जिससे ये उठपटांग बातें करके इसे डबल बेहोश कर दे। उठपटांग का मतलब है इधर उधर की बातें, बे मतलब की बातें। प्रोफेसर कहते हैं, कौन कहता है कि ये बेहोश है? परमानंद कहते हैं, सुनिए। माँ कहती है, डॉक्टर जी, ये बेहोश रही है, तो फिर बोलता क्यों नहीं? प्रोफेसर, इसे आप एकांत में लिटाइए। पिता कहते, जा प्रोफेसर, और इससे कहिए कि महसूस करे कि बेहोश रही है। परमानंद, और इस लड़के से यह भी कह दीजिए कि जब तक बेहोश में न आए तब तक इस प्रोफेसर की बातों पर ध्यान न दें। माँ कहती, वैद्य जी, डॉक्टर जी, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए, इसे कुछ दवा दारू दीजिए। परमानंद कहते हैं, ये लीजिए अमरभास का चूर्ण, होश में आने पर इसे गर्म पानी के साथ खिला दीजिए। पिता खींच कर बोलते हैं, खींच कर थोड़े से झुझलाए हुए गुस्से से बोलते हैं, पहले इसे होश में लाने की दवा तो दीजिए। प्रोफेसर कहते हैं, इसे ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई जिससे बेहोश व्यक्तियों के होश में आने का वर्णन हो। माँ कहती है, ये बेहोश है, आपकी कहानियाँ की सूझ रही है। प्रोफेसर कहते हैं, ये बेहोश नहीं है। परमानंद, तो क्या है? प्रोफेसर, इसे भ्रम हो गया कि यह बेहोश है, असल में होश में ही है। माँ कहती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर जी? इन बातों से तो आप हमें भी बेहोश कर देंगे। प्रोफेसर कहते हैं, इसी को स्नायु रोग कहते हैं। आप सब इससे कहिए कि ये होश में है। परमानंद कहते हैं, तुम्हारा सर होश में है? यह तो खूब बेहोश है। बेहोश का मतलब होता है सेंसलेस। प्रोफेसर कहते हैं, मैं कहता हूँ ये होश में है। परमानंद कहते हैं, इसकी नब्ज बता रही है कि बेहोश है। प्रोफेसर कहते हैं, इसका चेहरा कह रहा है कि ये होश में है। पिताजी, वैद्य जी, आप मत लड़िए। माँ कह रही है, मेरे बच्चे का ख्याल कीजिए। परमानंद, ये बेहोश है, इस बचना मुश्किल है। प्रोफेसर, ये होश में है, इसका मरना मुश्किल है। परमानंद कहते हैं, मैं इसे अमरभास का चूर्ण दूंगा, यह बेहोश है। प्रोफेसर कहते, बेहोश तुम हो या नहीं? परमानंद, होश में तुम हो या नहीं? प्रोफेसर, इसे स्नायु रोग है। परमानंद, इसे सन्निपात है। सन्निपात क्या है? यानी डरा हुआ है, एकदम से चुप हो गया है। माँ कहती है, हाय राम, यह तो रोग पर रोग बढ़ाए जा रहे हैं। लड़का चद्दर फेंक कर उठता है, सब चौंक पड़ते हैं। लड़का सन्निपात है वैद्य परमानंद को, और स्नायु रोग है प्रोफेसर पांडुरंग को। मैं पूरी तरह से होश में हूँ, ना मुझे भ्रम है, ना कुछ महसूस करने की जरूरत। पिता कहते, आश्चर्य से रमेश। माँ कहती, दौड़ कर उसके अंक में लगती है, अरे उसे अपने बाहों में भर लेती है। मेरा लाल, तुझे क्या हो गया था मेरे लाडले?
रमेश कहता कुछ नहीं माँ, स्कूल में परसों एक नाटक होने जा रहा था, मुझे उसमें 2 घंटे की बेहोशी का अनुभव अभिनय करना है। अभिनय यानी नाटक कर रहा है ना। तो उसी की रिहर्सल कर रहा था, है ना। वहाँ कहते रमेश की पीठ पर दोनों हाथ मार कर, अरे आग लगे तेरी रिहर्सल को, तो 20-30 मिनट और ऐसे ही रहता तो मेरी रिहर्सल हो जाती। चल तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। तो भगवान के घर से लौट कर आया लड़का अपनी माँ के साथ भीतर प्रवेश करता है, भीतर यानी अंदर। पीछे पीछे लड़के का पिता और बहन भी जाते हैं। वैद्य जी और प्रोफेसर खड़े होकर एक दूसरे का कदर पकड़े हुए उनकी ओर आश्चर्य से देखता है। प्रोफेसर कहता है, मैंने कहा था ना कि यह लड़का होश में है। परमानंद उसी ओर देखते हुए, मैंने भी बचपन में एक बार बेहोशी की रिहर्सल की थी, पर इस तरह होश में नहीं आया था। शीशी हाथ से गिरती है, परमानंद लड़खड़ा कर गिरते हैं। पांडुरंग उन्हें बार बार कमर में हाथ डालकर उठाते हैं। प्रोफेसर उठाते हुए, आप गिर नहीं रही हैं वैद्य जी, आप गिर नहीं रहे हैं, आप महसूस कीजिए कि नहीं गिर रहे हैं, महसूस कीजिए कीजिए कीजिए। और इस तरह से क्या है, पर्दा गिरता है, पटाचे पर पर्दा गिरता है। और उस क्या है, ये एकाकी का अर्थ होता है। तो इस तरह से इस हास्य व्यंग्य के माध्यम से इस रिहर्सल एकांकी को दर्शाया गया है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।